अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ गुलिस्तान पेरिस पार्ट 2। नैन सिकंदर सीधे चली आ रही थी, हाथों में बुक्स का ढेर लिए। यकीनन वो लाइब्रेरी से ही आ रही थी। एक हाथ से दुपट्टा संभाल रखा था जो वक्तन फ़वक्तन नीचे गिरता यूनी की सफाई करता नजर आता था। फिर न जाने क्या हुआ, कुछ था जिस पे उसका पाँव आ गया और वो बैलेंस कायम ना रख पाई और किताबों के साथ साथ खुद भी नीचे को लुढ़क गई। उसकी जानदार चीख हवा में गूंजी थी, किताबें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। नैन के आंखों से आंसू बह निकले थे, उसका पाँव ज़मीन की रगड़ से जख्मी हो गया था। वहाँ खून की बूंदें रस रही थी और ये पेरिस में उसकी पहली चोट थी जिसका निशान वक्त के साथ साथ छूटता चला जाएगा। अरे अरे अरे, नैन सिकंदर गिर गई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। नी पीटर उसके पास नीचे ज़मीन पे बैठे हुए अफसोस से बोला, देखो शर्मिंदा मत हो, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। आसमानों पे रहने वाले अक्सर ऐसे ही गिरते हैं। वैसे बुरा मत मानना, तुम्हारी असल जगह यही है। वो बरहमी से बोला था, जबकि नैन का दिल चाहा उस बंदर का सर फाड़ दे। मदद नहीं कर सकता तो फालतू की बकवास क्यों कर रहा था। नैन को इस वक्त पे रोना आया जब एजे ने नैन के सामने इनकी खिदमत की थी। तब से अब तक एजे से इसकी मुलाकात नहीं हुई थी। सुनने में आया था वो बीमार है, इसलिए छुट्टी पर है, वरना इन सब की शिकायत लाजमी करती। नैन ने नज़रें उठाकर नापसंदीदगी से पीटर को देखा था। थोड़े फासले पर बाकी के 4 की बजाय 3 कार्टून मौजूद थे। उनका घमंडी दोस्त जिसकी शय पे ये सब होता था, शेरी, वो मौजूद नहीं था। शर्ले सब हस्बे मामूल अपना मेकअप दुरुस्त करने में लगी थी। आज घुंघराले बाल सीधे थे। हैरी पॉकेट्स में हाथ घसीटते खड़ा हंस रहा था, जैसे पीटर ने कोई बहुत बड़ा मौर्य का सर्क किया हो। इसके साथ खड़ी एनी कानों में हैंडफ्री डाले किसी और दुनिया की मखलूक लग रही थी। वो वहाँ होकर भी वहाँ मौजूद नहीं थी। कहने को मुसलमान थी, लेकिन उसका लिबास उसके मुसलमान होने की नफ़ी करता था। आज भी उसने मिनी स्कर्ट पे स्लीवलेस शर्ट पहन रखी थी। बेली आज भी नज़र आ रहा था, जिस पे उसने पिछली बार की तरह सफ़ेद निगों वाली माला पहन रखी थी, जो उम्मन हिंदुस्तानी औरतें घाघरा चोली के साथ पहनती है। अरे तुम्हारा तो खून निकल रहा है, क्या मैं कुछ मदद करूं? पीटर मसनूई परेशानी जाहिर करता हुआ बोला। नैन थोड़ी और सिमट कर बैठ गई। नैन को पीटर अपने हवासों में नहीं लग रहा था, इसलिए उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ परेशानी भी दराई थी। हैरी देख, नैन सिकंदर हमसे डर रही है, उसकी आंखों में डर देख। पर ये डर उस दिन क्यों नहीं था? वो उंगली माथे पे रखते हुए पुरसोच अंदाज में बोला। नैन को इस बंदर की जहनी हालत पे शक गुजरा था। जो भी था, नैन को हद दर्जा अजीब और नफसियाती लग रहा था। खुद से बातें करने वाला अजायब घर से आया हुआ नफसियाती बंदर। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए थे। एक मजमा सा लग गया था। इस अकेली लड़की की मदद को कोई आगे ना बढ़ा। जब ये भीड़ को चीरती लिंडा वारिद हुई थी और नैन को देखते साथ आगे बढ़ी थी। नैन ने नासमझी से लिंडा को देखा, जो नैन को ऐसे देखकर बौखला गई और फ्रेंच में पूछने लगी, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? नैन के देखने पर उसने फ़ौरन अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल किया था और इर्द गिर्द के मजमा को लताड़ दिया। न जाने वो फ्रेंच, जो कि वहाँ की मादरी ज़बान है, मैं उन्हें क्या कह रही थी। जब ही 1 सेकंड के अंदर अंदर सारा मजमा गायब हो गया था। पीटर, हैरी, एनी, शर्ले भी वहाँ से निकल लिए थे। शायद उसने उनको भी कोई धमकी दी थी। कैसे बेहिस लोग थे, कच अदा बेमुरवत, इंसानियत के हर जज्बे से दूर। नैन लिंडा का हाथ थाम कर उठने लगी, फिर उसकी नज़र गोल से ब्लू बेल पे पड़ी। देखने में वो छोटे साइज़ का था, लेकिन वो लोहे का वज़नी बॉल था जिस पे गोल्डन
हरूफ में कुछ लिखा था और एक तरफ सफ़ेद नग जड़ा हुआ था। यकीनन वही उसके पाँव के नीचे आया था और वो बैलेंस ना रख पाई और गिर गई। पर वो बॉल किसका था और वहाँ कैसे आया? ये सोचते हुए उसने वो नन्हा सा बॉल मुट्ठी में बंद कर लिया और उठकर लिंडा के साथ चलती हुई कैफ़े में आ गई। नैन को बैंडेज लगाने के बाद लिंडा ने कॉफ़ी ऑर्डर की थी। नैन, तुम बहुत खूबसूरत हो। हर बार की तरह आज भी लिंडा ने सताइश भरी नज़रों से नैन सिकंदर को बगौर देखते हुए दिल से कहा था। जवाबन नैन हल्का सा मुस्कुराई थी। दूसरी तरफ सिकंदर अलीम ने नैन को इस बेस पे हाँ कही थी कि अगर स्कॉलरशिप मिल गया तो वो नैन को कतई नहीं रोकेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात पे यकीन था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं और ना होगा। नैन खुद ही भूल जाएगी, लेकिन ये सब तो बस वक्ती एहसास था जो वक्त के साथ बीत चुका था। नैन को स्कॉलरशिप मिल चुका था। सिकंदर अलीम को ना चाहते हुए भी बेटी की खुशी में खुश होना पड़ा था। जब से नैन की सीट फाइनल हुई थी तब से उसका रोज़ाना बाज़ार का चक्कर लग रहा था। वहाँ के मौसम के हिसाब से वो गर्म कपड़ों की बेशुमार शॉपिंग कर चुकी थी, फिर भी उसका रोज़ कुछ ना कुछ रह ही जाता था। सब उदास थे। नैन सबकी जान थी, सबकी आंखों का तारा। नैन के जाने से कोई खुश न था सिवाय नैन के। वो बाहर जाने की खुशी में सबकी उदासी अक्सर नज़रअंदाज कर रही थी। क्या उसे दूर जाने का कोई दुख नहीं था, या ये जो भी हो रहा था ये बस वक्ती खुशी के ज़ेरे असर था? इस टाइम पे खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रही थी। जो भी था वो अंदर ही अंदर कट रही थी, खुद से जंग लड़ रही थी। सब तैयारियां मुकम्मल हो जाने के बाद बिला आखिर वो दिन भी आ गया जब नैन को सफ़र की लंबी उड़ान भरनी थी। अपने ख्वाबों को पूरा करना था, जिसकी खातिर वो अपने प्यारों को पीछे छोड़कर जा रही थी। इस लम्हे उसका दिल भी बैठा जा रहा था। ये उसकी ज़िंदगी का पहला सफ़र था जिसकी वो अकेली मुसाफिर थी और उसे अपनी मंजिल खुद तलाश करनी थी। वरना अब तक उसने जितने भी बाहर के टूर्स किए थे वो मामा पापा वजी के साथ ही किए थे। वजी की शरारतें, उसकी लड़ाइयाँ, उसका तंग करना, सब कुछ वो मिस करने वाली थी। नैन की फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी और सिकंदर अलीम भीड़ में नैन को खुद से पीछे खड़े थे। आंसुओं का सैलाब बंद तोड़ कर छलकने को बेकरार था, लेकिन इस वक्त इनको कमज़ोर नहीं पड़ना था। वक्त बहुत नाजुक था और इस वक्त वो मजबूत दिल से नैन को रुखसत करना चाहते थे। तीसरी बार नैन की फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी। वो मामा पापा और वजी को अलविदाई कलमात कहती हुई, अपना सामान उठाती हुई और मामा की बेशुमार नसीहतों का पलंदा गांठ बांधती हुई आगे बढ़ी थी अपने सफ़र की ओर, जहां बहुत कुछ उसका इंतज़ार कर रहा था। आखिरी बार उसने ग्लास वॉल से बाहर झांका था, जहां मामा पापा वजी खड़े बेकरार नज़रों से उसे जाता देख रहे थे। उसने दूर से हाथ हिलाया था और फिर ग्लास वॉल के पीछे गुम हो गई थी। पेरिस की शाम अगर दिन भर में धूप निकलने के बाद हो तो शायद ही ऐसी हसीन शाम दुनिया के किसी और अहाते पर उतरती होगी। शाम का मंजर सूरज की अलविदा होती किरणों में दिलकश नज़ारा पेश कर रहा था। एफिल टावर का शुमार दुनिया के अजीम अजायब में होता है। पेरिस में शाम ढलते ही एफिल टावर की रोशनियां शहर के दूर दराज इलाकों से भी नज़र आना शुरू हो जाती है। वो भी लिंडा के साथ क्रिसमस की रौनक देखने आई थी। जब से वो पेरिस आई थी आज पहली बार बाहर आई थी, वो भी लिंडा के बेहद इसरार करने पर। उनकी कार टावर के पास रुकी थी। कार के बाहर का मंजर बारिश में भीगा हुआ था। एफिल पर लगी लाल, नीली और सफ़ेद रंग की लाइटों के सामने से जब भी बारिश ज़मीन पर उतरती तो बारिश भी उसके रंग में रंग जाती। क्रिसमस का दिन था। सारे शहर को किसी महल की सूरत सजा दिया गया था। हर तरफ पर रौनक समा थी। दुकानों को खूबसूरती से सजाया गया था। आँखों को चुंधिया देने वाली दिलकश रोशनियाँ हर सू फैली होती थी। जगह जगह खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगे थे। बच्चों के दिल बहलाने के लिए खूबसूरत खिलौने, तमाम मनाजिर दिल छू लेने वाले थे। रश इतना था कि कोई खड़ा खड़ा जान से गुजर जाए और किसी को पता भी न चले। एक जगह ये फेरी टेल का घर बनाया गया था, जिसमें एक नकली फेरी बनाकर खड़ी की गई थी, जो कि देखने में असली लगती थी। जिसने इंतहाई दिलकश वाइट फ्रॉक पहन रखा था, बालों की जदीद दौर के लिहाज से चोटी बनाकर उसे आगे की तरफ गिराया था
और नैन तो फेरी टेल की दीवानी थी और फेरीज बहुत दिलकश लगती थी उसे। फेरी मुस्कुरा कर हाथ हिला रही थी, उसका हाथ एक जगह साकिन था। पीछे हैप्पी क्रिसमस का गाना चल रहा था। अब फेरी नाजुक गुड़िया की तरह गोल गोल घूमकर सबको विश कर रही थी। देखने में वो मंजर इस कदर हसीन था, एक पल में ऐसा लगता वाकई कोई फेरी अपनी कहानी सच करने ज़मीन पे दबे पाँव उतर आई हो। फेरी टेल हाउस के बरअक्स सेंटा क्लॉज की खूबसूरत मुजस्समा साजी की गई थी। अमूमन सेंटा क्लॉज इस त्यौहार पे तोहफे खुद तकसीम करता नजर आता है, जबकि सेंटा के इस मुजस्समे को सबकी तवज्जो और दिलचस्पी बढ़ाने के लिए गेम की शक्ल में बनाया गया था। गेम भी खासी दिलचस्प थी। करना सिर्फ इतना था, उसके सामने खड़े होकर सेंटा के दाएं तरफ लाल रिंग का बटन प्रेस करना था। बटन प्रेस करने पे सेंटा की बैली से एक बॉक्स ओपन होता, अंदर से एक चिट निकलती और उस पे जो भी लिखा होता खोलने वाले को उस पे परफॉर्म करना होता। परफॉर्म करने के बाद सेंटा के बाएं जानिब ब्लू बटन प्रेस करना होता, जिसे प्रेस करने से दोबारा बैली वाली साइड से बॉक्स ओपन होता और उसमें जीतने वाले का इनाम मौजूद होता। बच्चे अपना तोहफा उठाते और मुस्कुराते चेहरे के साथ पलट जाते। नैन इश्तियाक से इस खेल को देख रही थी। नैन के रंग भी कैसे कैसे हो इंसान के रंग भी कैसे कैसे होते हैं। बाज़ औक़ात थोड़े से पल में न जाने कितनी खुशियाँ बिखेर देते हैं और बाज़ औक़ात ज़िंदगी के रमक तक छीन लेते हैं। इसको ये खेल दिलचस्प लगा। जब ही वो भी आगे बढ़ी और आहिस्ता से लाल बटन दबा दिया। खड़क की आवाज़ से बॉक्स खुला। उसने चिट उठा और धीरे से खोली थी। सबसे मुश्किल टास्क था, जबकि उसकी निस्बत का बाकी सब का बहुत आसान था। उसे जो मिला था वो कुछ ऐसा था कि उसे वहाँ भीड़ में खड़े किसी एक कपल को साथ ही बने हुए डांस फ्लोर पर सबके सामने रोमांटिक डांस परफॉर्म करना था। नैन ने तो सिरे से ही गिव अप कर दिया। इतनी भीड़ में से कपल को ढूंढना और फिर डांस के लिए मनाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन पास खड़े मजमा में सीटियाँ और तालियां बजाकर खूब हल्ला गुल्ला किया और उसे हौसला दिया कि तुम ये कर सकती हो, तुम्हें करना ही होगा। हर तरफ हंसी और कहकहों का समा था। वो शर्मिंदा सी एक तरफ टिक गई, जबकि लिंडा तीर किसी तेज़ी से भीड़ को चीरती हुई भीड़ में कहीं गायब हो गई और फिर पूरे 20 मिनट बाद वो चीखती चिल्लाती भीड़ को चीरती नमूदार हुई थी। पर वो अकेली नहीं थी, एक नौबियाहता जोड़ा इसके हमराह था, जिसे न जाने क्या कुछ कहकर वो राज़ी कर लाई थी। फिर इस प्यारे से जोड़े ने प्यारा सा डांस परफॉर्म किया, जिसकी बदौलत नैन को उसका तोहफा मिल गया, जबकि असली हकदार तो लिंडा थी। लेकिन उसने बड़ी सहूलत से ये कहते हुए मना कर दिया कि तुम लो या मैं लूँ, एक ही बात है, लिहाजा ये तोहफ़ा सिर्फ तुम्हारा है। पेरिस की एक और ख़ूबसूरत शाम इख्तिताम पजीर हुई थी। इन खुशियों भरी शाम का अक्स अभी तक फ़िज़ा में शामिल था। हसीन शाम के रंग कहीं और अभी बाकी थे। फायरवर्क का धुआं आसमान पे छाया आसमान को गर्द आलूद कर रहा था। बर्फीला मौसम, बर्फ़ से ढके पहाड़, बर्फ़ की वजह से सब्ज़जार खासा सफ़ेद हो गया था। गर आलूद आसमान, हड्डियों को खोखला कर देने वाली जालिम सर्दी, एक हफ्ते से लगातार होती बारिशें। पर नैन सिकंदर को कौन समझाए, जो इस मौसम में बजाय बिस्तर में आराम फरमाने के पहाड़ों की सैर को निकल खड़ी हुई थी। यूनिवर्सिटी से छुट्टी होने की वजह से आज उसने पहाड़ों का दौरा करने का सोचा और फिर प्लान बनाकर तैयार होकर निकल पड़ी। लिंडा के साथ साथ क्लास की 2-3 लड़कियां उनके हमराह थीं। पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ने की वजह से रास्ता दुश्वार गुजार हो गया था, जिसकी वजह से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। सब लड़कियां नाउम्मीद वापस लौट आई थी, लेकिन घर जाने की बजाय लिंडा के मशवरे पे अमल करते हुए वो एफिल टावर देखने चली गई थी। एफिल टावर इनकलाब फ्रांस की 100 साला तकरीबात के मौके पर होने वाली नुमाइश में दरवाजे के तौर पर बनाया गया था। एफिल टावर लोहे की इंतहाई खूबसूरत मीनार का नाम है और ये फ्रांस के शहर पेरिस में दरियाए सीन के किनारे पर वाक़ है। पेरिस का सबसे ऊंचा टावर, जिसे बनाने के ख्याल ने वहाँ के रहने वालों को परेशानी में डाल दिया था कि इतना तनावर मीनार कैसे बनेगा, और ये सबसे ज़्यादा
जाने वाली जगह है जहां मुल्कों मुल्क से सियाह तफरीह करने वाले आते हैं। उसकी बुलंदी 1063 फीट है और ये 1889 में वजूद में आया था और इसमें 1660 सीढ़ियां हैं। लिफ्ट का भी इस्तेमाल भी रखा गया है। नैन यहाँ आकर बहुत खुश हुई थी। यकीनन वो लिंडा के फ़ैसले से बहुत मुतासिर हुई थी। बाकी दोनों लड़कियाँ तो आते साथ न जाने कहाँ गुम हो गई थी। फिर लिंडा भी नैन को बिठाकर कुछ खाने को लेने चली गई थी। नैन बैठी बैठी बोर होने लगी तो खुद ही उठकर यहाँ वहाँ देखने लगी। वो एफिल की ऊंचाई गौर से देखते हो अपने ख्याल में आगे बढ़ रही थी। जब उसका सर किसी के चौड़े शाने से टकराया था। पल भर के लिए तो नैन के सामने से पूरी ज़मीन ही घूम गई थी। अंधी हो क्या? इतना तो मुझे पता है कि तुम गूंगी हो, पर गूंगी के साथ साथ अंधी भी हो ये नहीं पता था। मुकाबिल के तीखे अल्फाज सुनकर वो करंट खाकर सीधी हुई थी और फिर सर उठाकर शहरयार के मजबूत सरापे को देखा जो खुफगी से नैन को घूर रहा था। नैन ने उसे देखा और फिर उसकी नज़र नीचे गई जहाँ शायद वो बर्गर लिए आ रहा था और नैन से टकराकर उसका बर्गर ज़मीन बोस हो गया था और शायद इसी वजह से वो तीखा बोल रहा था और कुछ तीखे बर्गर्स के जायके का भी कसूर था। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था, कहकर वो मुड़ने लगी जब शेरी ने उसका हाथ पकड़कर एक झटके से खींचा। तुम्हारा ये एटीट्यूड यहाँ मेरे सामने हरगिज़ नहीं चलेगा नैन सिकंदर, तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाई या समझना नहीं चाहती। उसका नाजुक हाथ मरोड़ते हुए जारहाना अंदाज में बोला, हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द के मारे नैन की आंखों में पानी उतर आया। काजल ज़दा आंखें पानी से लबालब भर गई थी। शेरी ने उसकी गहरी चमक वाली सुरमई आंखों को गौर से देखा। शायद ही पानी से भरी इतनी खूबसूरत आंखें उसने पहले कभी देखी हो। न जाने कैसा दर्द सिमट आया था इन आंखों में कि शहरयार ज़्यादा देर उसकी आंखों में देख ना पाया और फौरन उसका हाथ झटक कर बोला, मेरी बात सुनो नैन सिकंदर, अपनी नज़रें और अपना आप बचा कर रखो मेरे से। और ये जो तुम मुझे नखरे दिखाती हो ना, आज तक कोई इस एटीट्यूड में मुझसे बात नहीं कर सका, तो लिहाजा मेरी नज़रों से ये नज़रें बचा कर रखो। कहते साथ वो आगे बढ़ गया। नैन ने अपनी कलाई सहलाते हुए शेरी का चौड़ी पुश्त को नापसंदीदगी से देखा और फिर अपनी नाजुक कलाई को जहाँ उसकी उंगलियों के निशान वाज़े थे। दुम छल्ला इडियट कहीं का, पता नहीं खुद को क्या समझता है, कहीं का शहजादा हो कि हर कोई शहजादा सलीम से डरता फिरे। नैन खुद से बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गई। नैन, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है वैसे? गरम गरम कॉफ़ी का सिप लेते हुए लिंडा ने आम अंदाज में पूछा था। जवाब में नैन ने भी मुस्कुराकर उसे देखा और बोली, नैन का मतलब है आइज़, आँखें। उसने लिंडा की छोटी छोटी आंखों की तरफ इशारा करते हुए प्यार से कहा था। क्रिसमस गुजर चुकी थी और न्यू ईयर में कुछ ही दिन बाकी थे, इसलिए वो दोनों कैफेटेरिया में आकर बैठ गई थी। सर्दी हद से सिवा थी। इतने मोटे कपड़े पहनने के बावजूद भी न जाने ये सर्दी का कैसा जोश था जो हड्डियों को खोखला कर रहा था। कैफ़े से उठती इश्तिहा अंगेज़ खुशबू इनके नथनों में घुसकर भूख का एक नया एहसास जगा रही थी। तभी लिंडा की बर्दाश्त हद से बाहर हो गई। उसका मज़ीद इस खुशबू से दूर नहीं रहा गया, सो वो खुद ही उठी और अपने और नैन के लिए कैफ़े से बर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज़ ले आई। अभी वो ठीक से बर्गर इंजॉय भी ना कर पाई थी जब कहीं से हैरी हाँफता हुआ चला आया और बोला, लिंडा, तुम्हें एजे ने बुलवाया है। मुझे? पर क्यों? लिंडा ताज्जुब से आंखें सिकोड़ते हुए बोली, आई डोंट नो, जाओ और जाके पूछ लो, कहकर वो पलट गया। लिंडा ने हैरी को जाता देखा और फिर नैन को वेट करने का कहकर चली गई। काफ़ी देर वेट करने के बाद लिंडा तो नहीं आई, अलबत्ता पीटर ज़रूर आया था। नैन ने इसे नापसंदीदगी से देखा था और दोबारा बर्गर खाने लगी। सुनो, वो तुम्हारी दोस्त लिंडा वॉशरूम में फिसलकर गिर गई है। उसने अचानक बम फोड़ा था। क्या? कब? कहाँ? और तुम मुझे अभी बता रहे हो? वो बर्गर खाना भूल चुकी थी। बर्गर का जायका बदमज़ा सा लगने लगा था। उसे लिंडा की तकलीफ़ का एहसास शिद्दत से हो रहा था। वो अपना बैग उठाते हुए अंदर को लपकी और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने जा रही थी। नैन बिना देखे बड़ी सरस से दरवाज़ा पार कर गई थी। वो ठिठक कर तब रुकी जब उसने अपने पीछे खड़क से
दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। उसके कान साए साए करने लगे। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। बिला इरादा उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से थोड़ी देर पहले बिना सोचे समझे अंदर दाखिल हुई थी। वॉशरूम्स खाली थे। वो वापस पलटी और दरवाजे का हैंडल आहिस्ता से नीचे की तरफ घुमाया, लेकिन दरवाज़ा बंद रहा। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। कोई है? दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया है। कोई मेरी मदद करो प्लीज़। हेलो, एनीवन इज़ हियर? खोलो प्लीज़, कोई मेरी मदद करो प्लीज़। उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई न था। वॉशरूम्स का ब्लॉक यूनिवर्सिटी के बैक साइड पे बनाया गया था। वो जगह वीरान सी थी, जहाँ स्टूडेंट्स की भीड़ बहुत कम होती थी। ऐसे में किससे खबर थी कि नैन सिकंदर वॉशरूम में कैद हो गई है या कर दी गई है? आधा घंटा दरवाज़ा पीटने के बाद भी जब कोई ना आया तो उसने बेबसी से हैंडल छोड़ दिया और अपने कदम पीछे को धकेलने लगी, यहाँ तक कि उसकी कमर दीवार से जा लगी। वो दीवार से लगी नीचे को बैठती चली गई और घुटनों में सर देकर बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। आज उसे मामा, पापा और वजी की याद शिद्दत से आई। ऐसा नहीं था कि वो कमज़ोर या बुज़दिल थी। वो तो एक बहादुर बाप की बाहिम्मत और बहादुर बेटी थी। बाप की दी गई आसाइशों को छोड़कर यहाँ दियारे गैर में वो बहादुरी का सबूत देने ही तो आई थी। उसे डर इस बात का नहीं था कि वो वॉशरूम में लॉक हो गई है। उसे डर इस बात का था जो अगर किसी ने नोटिस ना किया कि नैन कहीं नहीं है तो, जो अगर उसे कोई ढूंढ ना पाया तो, जो अगर उसे रात भर यहीं रहना पड़ा तो, जो अगर वो इंतहाई से परास वहशतज़दा जगह पे ही सर्दी की ज़्यादती की वजह से मर गई तो। ये तमाम वसवसे उसे रोने पे मजबूर कर रहे थे और ये पेरिस में बहाए गए इसके पहले आंसू थे जो ज़मीन पे गिरकर वहीं जज्ब हो रहे थे। उसने सर उठाकर कलाई में पहनी घड़ी को देखा था, जिसकी छोटी सुई 1 पे जबकि बड़ी सुई 12 पे थी। उसे याद आया कि 11 बजे वो और लिंडा कैफ़े में गई थी, जिसका मतलब है कि वो पिछले 2 घंटे से वॉशरूम में बंद थी और कोई उसे ढूंढता हुआ वहां तक नहीं आया था। ये सोचकर उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। वो एक बार फिर से उठी थी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। हलक के बल वो चीख रही थी, कोई है? मेरी मदद करो प्लीज़, कोई तो सुन लो। लिंडा, तुम ही आ जाओ प्लीज़, मेरी मदद करो। उसकी आवाज़ें दीवारों से टकरा कर अरताश पैदा करती और फिर दम तोड़ जाती। वो फिर से पलट गई और दीवार के साथ बने बेंच पे टिक गई। वो हाथों में सर दिए बैठी थी जब उससे किसी के कदमों की हल्की हल्की चाप सुनाई दी। नैन ने फौरन सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। नैन दम साधे बैठी थी। उसका ध्यान मुसलसल बाहर से उठने वाली आवाज़ पे था। नैन दौड़ कर दरवाजे तक आई। कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मैं यहाँ कैद हो गई हूँ। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम जो भी हो, दरवाज़ा खोल दो। और शायद उसकी पुकार सुन ली गई थी। दरवाज़ा किसी ने हड़बड़ी में खोला था। नैन का सर दर्द से फटा जा रहा था। कुछ भूख का भी असर था, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। बर्गर वो जल्दबाजी में वहीं टेबल पे ही छोड़ आई थी। इससे पहले कि दरवाज़ा खोलने वाले को वो देखती, शदीद चक्कर ने उसे इतना मौका ही ना दिया और वो लड़खड़ा कर गिरने वाली थी जब किसी के मजबूत बाजुओं ने उसे अपने हिसार में लेते हुए गिरने से बचाया था। बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि शहरयार ही था। नहीं, नैन उसकी बाहों में मोमी गुड़िया की तरह झूल रही थी। ये सूरत हाल खुद शेरी के लिए भी नहीं थी। उसने नैन को उठाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। पर सवाल तो ये उठता है कि वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? क्या नैन को इस हाल को पहुँचाने में उसका हाथ था? उसने नैन के चेहरे पर से बाल हटाते हुए बगौर उसके सभी चेहरे को देखा था। बिना किसी दाग धब्बे के उसकी जिल्द किसी मासूम बच्चे जैसी दिलकश और नर्म मुलायम थी। उसे अपनी उंगलियां उसके नर्म और नाजुक गालों में गड़ती हुई महसूस हुई तो उसने आहिस्ता से हाथ पीछे कर लिया। नज़रें ऐसी थी कि हटाए नहीं हटती थी। बिलाशिबा वो बहुत खूबसूरत थी। उसे अपनी चोरी का एहसास हुआ तो फ़ौरन नज़रें झुका गया। उसके हसीन चेहरे को वो ज़्यादा देर तक ना देख सका। ना चाहते हुए भी उसे नैन को अपने बाजुओं में उठा ले जाना पड़ा। ये अमल जज्बात से आरी बहुत फितरी अमल था, लेकिन फिर न जाने क्यों दिल को कुछ हुआ था। धड़कनों ने शोर सा बर्पा किया था। वो इस शोर को ख़त्म करने की जितनी सही करता, वो उतनी ही बेताबी के साथ मज़ीद बढ़ता जाता।
सूरज की बेजा रंगीन और खूबसूरत किरणें आसमान से फूटकर ज़मीन पर उतर आई थी। बड़े दिनों बाद सूरज निकला था, अपनी आबोताब के साथ सबको अपनी रोशनी से मसरूर करता। कितना शानदार लगता था। उसने नकाहत से आंखें खोली थी और ख़ुद को हॉस्पिटल के किसी कमरे में पाया था। उसने चारों एतराफ़ में नज़र दौड़ाई थी, जभी सामने सोफ़े पे बेसुध पड़ी लिंडा पे नज़र पड़ी। उसके हाथ में कोई किताब थी जिसे सीने से लगाए बैठी थी। शायद मुताला करते करते वहीं सो गई थी। वो खामोशी से छत को घूरने लगी। शायद पूरा एक दिन, पूरी एक रात बीत चुकी थी। उसे वो पल बेबसी से याद आए जब वो चीख रही थी, रो रही थी और उसकी मदद को कोई नहीं आया था। वॉशरूम का वो सर्द मंजर उसकी आंखों के सामने नाचने लगा था। घुटी घुटी सी सिसकी हवा में कहीं गुम हो रही थी। आंसू उसके सफ़ेद और गुलाबी गाल भिगो रहे थे। उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, लेकिन उस ज़िंदगी का इंतखाब भी तो उसने खुद ही किया था। इतनी सर्दी के बाद भी उसे शदीद प्यास लगी थी। एक नज़र सामने पड़ी लिंडा पे डाली और फिर साथ पड़े पानी के जग को देखकर खुद ही उठकर ग्लास पकड़ने लगी थी कि हाथ लगने से साथ पड़ा फूलों का गुलदस्ता नीचे गिरा और उसके साथ पड़ी शीशे की बोतल छन के से नीचे गिरी और रेजा रेजा हो गई। छनाके की आवाज़ से लिंडा हड़बड़ाकर उठी और फौरन नैन की तरफ आई। नैन, तुम ठीक हो? क्या चाहिए? पानी? नैन ने बस इतना ही कहा, पानी। पानी चाहिए था तो मुझे कहती, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही तो बैठी हूँ। गिलास में पानी डालते हुए उसने नैन को डपटा था। तुम सो रही थी, इसलिए तुम्हारी नींद खराब हो जाने के ख्याल से उठाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा छोड़ो मेरी नींद को, तुम बताओ अब कैसा फील कर रही हो? उसने सरस से पूछा था। मैं ठीक हूँ, पर मैं यहाँ कैसे? कौन लाया मुझे यहाँ? मैं तो वहाँ वॉशरूम में बंद हो गई थी। नैन की आंखों के आगे एक बार फिर से वही मंजर छाने लगा। आंखों के गोशे फिर से गुलाबी पड़ने लगे। रिलैक्स नैन, तुम्हें शहरयार लेकर आया था यहाँ हॉस्पिटल में। उसी ने तुम्हें वॉशरूम एरिया से निकाला था। तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए वो तुम्हें सीधा यहाँ ले आया। पर तुम वहाँ कैसे गई? तुम्हें मैं वेट करने का कहकर गई थी। जब मैं वापस आई तो तुम वहाँ नहीं थी, तुम्हारा बैग भी नहीं था। मुझे लगा तुम घर चली गई हो और फिर हैरी से पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम घर चली गई। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि तुम यूनी में ही हो तो मैं कभी नहीं जाती। आई एम रियली सॉरी नैन। लिंडा बेहद शर्मिंदा थी। पर तुम वहाँ लॉक कैसे हुई? बतूनी लिंडा सवाल पे सवाल किए जा रही थी। उस घटिया इंसान की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? नैन जो अब तक चुप बैठी थी, ये बात उसे सख्त नागवार गुजरी थी कि शहरयार उसे उठाकर यहाँ तक ले आया था। अगर वो अपने हवासों में होती और मदद करने वाला आखिरी इंसान शहरयार होता तो वो मरना पसंद करती, लेकिन कभी उसकी मदद ना लेती। कितने गंदे इंसान हो तुम शहरयार। पहले दुख देते हो और फिर मरहम भी लगाने आ जाते हो। इस बार नैन ने दिल में सोचा था। कौन? किसकी बात कर रही हो नैन? लिंडा ने नासमझी से उसे देखते हुए पूछा था। शहरयार की बात कर रही हूँ। तुम्हारे जाने के बाद पीटर आया था मेरे पास। उसने कहा कि तुम वॉशरूम में गिर गई हो। मैं सुनते ही वहाँ से भागी थी। वॉशरूम में दाखिल हुई ही थी कि एकदम से बाहर से किसी ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैंने दरवाज़ा बहुत खटखटाया, रोई, चीखी, लेकिन इनमें से किसी को मुझ पर रहम नहीं आया। ये सब उन लोगों ने मिलकर किया है, लेकिन बस बहुत हो गया, अब और नहीं। मैं अब तक चुप थी कि अगर मेरे चुप रहने से बिना जवाब के ये जंग ख़त्म हो सकती है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, अब और नहीं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि नैन सिकंदर है क्या चीज़। लिंडा बस नैन की शक्ल देखकर रह गई और फिर बोली, इसका मतलब मुझे तुमसे जानबूझकर दूर किया गया था ताकि तुम्हारे साथ ये सब कर सके, और उस कमीने हैरी ने मुझसे झूठ कहा था। ओ माय गॉड! लिंडा परेशानी से सर पे हाथ रखते हुए बोली थी। नैन ने एक खामोश निगाह लिंडा पर डालकर वापस आंखें मूंद ली। आज भी सूरज बादलों में छुपा अटखेलियाँ करता अपना आप मनवाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। बादल की टुकड़ियाँ सारे आसमान पर छाई हुई थी। न्यू ईयर के मौके पर उसे 2 दिन अस्पताल में ही गुजारने पड़े थे। जब तक डॉक्टर को पूरी तरह तसल्ली नहीं हुई, तब तक नैन के लाख जिद करने पे भी उसे डिस्चार्ज ना मिला। पूरी तरह तसल्ली हो जाने के बाद उसे डिस्चार्ज मिला था। न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका था। बाहर का मौसम खासा सर्द था। डिस्चार्ज के बाद आज वो यूनी आई थी और आते साथ वो मेन हेड के पास
के ऑफिस में गई थी, जिन लोगों ने उसे रुलाया था, जिनकी वजह से उसने न्यू ईयर की सारी खुशियां हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे बेजारी से गुजारी थी। भला वो उन सबको बिना सज़ा दिए ऐसे कैसे आज़ाद घूमने दे सकती थी। इसलिए पहली ही फुर्सत में वो ऑफिस आई थी और आते साथ अपना मद्दुआ पेश किया था। और अब ऑफिस में सब मौजूद थे सिवाय शहरयार के, क्योंकि इन चारों के बयानात और यूनी के बाकी मानदार स्टूडेंट्स के बयान और ख़ुद एजे के बयान के मुताबिक शहरयार पिछले चंद रोज़ से यूनी नहीं आया था। बाय चांस वो उसी दिन यूनी आया जिस दिन नैन के साथ ये सब हुआ, और उसी वक्त उसे एनी से पीटर के नए कारनामे का पता चला था। जब भी वो नैन की मदद करने के इरादे से ही वहाँ गया था। एमडी जान जो कि वाइस प्रिंसिपल का ओहदा संभाले हुए थे, पीटर, हैरी, शर्लिया और एनी को सख्त सुस्त सुना रहे थे, और वो चारों बिना किसी शर्मिंदगी के सर झुकाए खड़े थे। हरकत तो तुम लोगों ने ऐसी की है, दिल करता है खड़े खड़े निकाल दूं तुम सबको इस यूनी से। मजाक की भी कोई हद होती है। कभी सोचा है तुम्हारे इस किस्म के मजाक से इसे कुछ भी हो सकता था। एजे हलक के बल चीख कर अपना गुस्सा निकाल रही थी। लिसन गाइस, ये लास्ट चांस दिया जा रहा है तुम सबको। आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो फिर तुम सबका फैसला यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी में ही करेंगे। एमडी जान ने लास्ट वार्निंग दी थी। मैम, मैं एक शर्त पे इन सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, अगर ये सब मुझे सॉरी बोलकर इस बात को यहीं ख़त्म कर दे तो। नैन खुश्क होठों पे ज़बान फेरते हुए बोली, वाई नॉट सॉरी? तो इन सब को वैसे भी करना ही चाहिए। चलो सब सॉरी बोलो नैन को। एजे की बात पे इन सब ने चेहरा उठाकर एजे को देखा था। ऐसे बुरा मुँह किया, ऐसे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सॉरी बोलो नैन को। वो फ्रेंच ज़बान का इस्तेमाल कर रही थी। वी आर सॉरी, उन चारों ने एक साथ बोला था, और फिर गुस्से से नैन सिकंदर को देख रहे थे, जिसकी आंखों में इत्मीनान था, सुकून था। उसने उनको मात दी थी, वो खुश थी, बहुत खुश, और अब वो भी ये जंग लड़ने को तैयार थी। यहाँ आकर उसने इतना तो सीख ही लिया था कि यहाँ जीत लड़कर मुकाबला करने वाले की ही होती है। चुप रहने वाले हार जाते हैं, और उसे हारना नहीं था। वो पराये देश में फतह का झंडा लहराने आई थी, और वो झंडा लहराए बिना टलने वाली नहीं थी। रुको नैन। सबके जाने के बाद एजे ने नैन को रोका था। तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो, और बहुत अक्लमंद भी। जिस तरह आज तुमने समझदारी का सबूत दिया है, तुम्हारी जगह कोई और होता तो कभी ऐसा समझदारी वाला काम नहीं करता। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हें ही देखती हूँ तो पाकिस्तान की याद और शिद्दत से आती है। आज भी एजे की आंखों में नमी उतर आई थी। मैम, आर यू ओके? नैन फौरन आगे बढ़ी थी। यस, आई एम फाइन। ये दर्द तो ऐसा है जो वक्त के साथ भी ख़त्म नहीं होगा। ये दर्द भरे रास्ते मैंने खुद ही तो चुने हैं। वो बेबसी और दर्द की मिलीजुली कैफियत में मुब्तला उदासी से गोया हुई। मैम, आप पाकिस्तान में कहाँ से है? इस्लामाबाद से। जवाब तुरंत आया था। मैम, आप इतनी उदास क्यों रहती है? जब भी पाकिस्तान का नाम आता है आपकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? उसने सरस से पूछा था। बाज़ औक़ात वक्त बुरा होता है और इंसान उस बुरे वक्त की ज़िद में आ जाते हैं। मैं भी बुरे वक्त की मारी हुई हूँ। मेरा उठाया हुआ एक गलत कदम जिसने मेरी ज़िंदगी की बुनियाद को हिला दिया। ऐसी ख़ता सरजद हुई है मुझसे कि मेरे प्यारे मुझसे दूर हो गए। बात करते करते एजे ने नैन की तरफ से रुख फेर लिया। शायद वो अपने आंसू छुपाना चाहती थी, और नैन ने उन्हें रोने दिया था। दर्द से भरे आंसू जितने बह जाएं उतना ही अच्छा होता है। नैन खामोशी से पलट गई, और एजे बिना आवाज़ के आंसू बहाती रही। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि अब नैन के साथ पेरिस में और क्या होना बाकी है। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।